हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीएलबीडी चैनल। आज हम लोग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, कंस्ट्रक्शंस टीम मीन्स। जो कंस्ट्रक्शंस की टीम होती है, जो हमारा प्रोजेक्ट चलता है, उसमें उस टीम के अंदर कौन कौन शामिल हो सकता है। एक तो आपका जाहिर सी बात है इंजीनियर होगा वहाँ का, ठीक है, और आर्किटेक्ट होगा, और जो ऑनर होगा, जो बनवा रहा होगा, और जिसने डिज़ाइन बनाई होगी, और जो इंजीनियर साइट पे काम कराएगा। ठीक है, ये तीनों लोग कंस्ट्रक्शन टीम में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा डी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, विच इज ए राइट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस इन ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम का एक राइट सीक्वेंस कैसे चलता है। तो जो सीक्वेंस चलता है हमारा वो कैसे चलता है, एक तो होता है पहले कॉन्सेप्शंस, फिर फिजिबिलिटी स्टडी, शेड्यूलिंग, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे अपने प्रोजेक्ट, फिर टाइम रिसोर्सेज एनालिसिस, फिर टाइम का एनालाइज करेंगे, फिर उसको मॉनिटर करेंगे, काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, फिर उसको हम अपडेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इतनी चीज़ें चलती हैं। कैसे आप लोग या तो CFSTM एंड यू, ये हमारा होता है प्रोसेस होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कॉन्सेप्शन, फिजिबिलिटी, शेड्यूलिंग्स एंड टाइम एंड मॉनिटरिंग एंड अपडेटिंग। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए प्रोजेक्ट इज क्या हो सकता है, देखते हैं। ए लार्ज डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस ए रिवर फॉर ए सिंगल और मल्टीपर्पज़ के लिए, या एनी जॉब इन्वॉल्विंग मेनी पीपल्स एंड लार्ज मनी, ए वर्क ऑफ मेजर इम्पोर्टेंस इन्वॉल्विंग ह्यूज मैन एंड मटेरियल एंड ऑर्गेनाइज टीम वर्क टू अचीव ए सेट टास्क विद इन दिस टाइम लिमिट। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या होता है, जो कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है, जो भी ऑनर जो प्रोजेक्ट शुरू कराता है, उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजर टीम होती है, उसके अंदर कई सारे टीम होती है, आर्किटेक्ट होगा, इंजीनियर होगा, कॉन्ट्रैक्टर होगा, ये सारे टीम मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, उनको एक टास्क होता है कि जो है जितना भी उनका ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट का, अगर 1 साल का ड्यूरेशन है तो उस 1 साल के अंदर क्या करना होगा, उनको पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देना होगा। तो वही ये प्रोजेक्ट इज क्या है, एन organized team work to achieve a set task within the time limit। तो हमारा 52 का कौन सा ऑप्शन होगा, 52 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, अगर हमें एक अपने जो हमारा मैनेजमेंट अगर हम अपने प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट एक साइंटिफिक ढंग से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइंटिफिक ढंग से अगर हम करेंगे तो क्या हो सकता है, ए रेशनल अप्रोच टू सॉल्व ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कोरिलेशंस बिटवीन इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन एंड हाई प्रोडक्शन। अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट करेंगे तो एक तो ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम होगी वो अच्छे तरीके से क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम उसमें आएगी नहीं। और डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और यहाँ पे मैनेजमेंट का डेवलपमेंट भी बहुत क्या होगा, बहुत तेज़ी से होगा। और वर्किंग कंडीशन एंड हाई और क्या होगा, कोरिलेशंस होगा बिटवीन या इम्प्रूव, ये जो हमारा काम करने का तरीका होगा उसमें क्या होगा, वर्किंग कंडीशन इंप्रूव होगी, एंड जो हमें हाई रिजल्ट उसका क्या होगा, एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट का टाइम पे कंप्लीट होगा, और प्रोजेक्ट में जो वर्कर हैं उनको भी वो भी क्या है, काम अपना सही से करेंगे। तो अगर सबके बीच में क्या होगा, कोरिलेशंस अच्छा होगा तो काम अच्छे से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन कौन सा है, डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। when time to completion of project reduce, it usually result in, when time to complete of a project in reduce, अगर completion of project जो है उसका टाइम जो है थोड़ा सा घट गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, ए डिक्रीज इन इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो या एन इंक्रीज इन इनडायरेक्ट कॉस्ट, ए डिक्रीज इन टैक्सेस, ए डिक्रीज इन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो हमारा कौन सा होगा ऑप्शन, हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द हो जाएगा इसका, ए डिक्रीज इन इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इसमें जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी प्रोजेक्ट की वो क्या होगी,
वो वहाँ पे कम हो जाएगी। अगर ड्यूरेशंस कम होगा तो पैसे भी तो कम लगेंगे, ठीक है, जो इनडायरेक्ट कास्ट आ रहा था उसका वो भी क्या होगा यहाँ पे कम हो जाएगा। तो हमारा जो 54 का ए इज़ द राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, स्लैक टाइम। स्लैक टाइम रेफर टू, स्लैक टाइम क्या रेफर करता है? स्लैक्स यहाँ पे एक होता है फ्लोट। फ्लोट जो टाइम रेफर करता है वो क्या रेफर करता है? एक्टिविटी एंड जो हमारा स्लैक होता है वो टाइम रेफर करता है एंड इवेंट, ठीक है। फ्लोट का यूज हम कहाँ पे करते हैं? इसका यूज हम करते हैं CPM में, और स्लैक का यूज हम कहाँ पे करते हैं? PERT में करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? प्रोग्राम इवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ये एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, ये इवेंट ओरिएंटेड होता है, ये रिपीटेटिव प्रोजेक्ट के लिए होता है, ये न्यू प्रोजेक्ट के लिए होता है जहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, ठीक है। ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करता है, ठीक है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करता है, और ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को ही फॉलो करता है, लेकिन पूरे होल प्रोजेक्ट के लिए, एक सिंगल एक्टिविटी के लिए ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा स्लैक टाइम्स रेफर टू क्या हो जाएगी? एन इवेंट। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट ऑर्डर बुक इज यूज्ड। जो साइट पे साइट ऑर्डर बुक होती है वो किस लिए यूज होती है? तो उसका जो हम यूज करते हैं, रिकॉर्डिंग्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। उसमें जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है उसको हम क्या करते हैं, उसको उस वाली बुक में हम साइट ऑर्डर बुक में उसमें उसको हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो हमारा 57 क्या क्या ऑप्शन है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। इसमें से गलत कौन सा है? तो इस अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज द अर्ली इवेंट टाइम ऑफ द नोड इट लीव, ठीक है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम्स हो सकता है वो जो नोड क्या हो रहा है, नोड इट लीव, जो नोड जा रहा है, ये वाला हमारा क्या है? नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2 है। ये प्रोजेक्ट हमारा क्या हुआ? यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे हमारा एंडिंग हो रही है, तो ये नोड क्या कर रहा है? लीव कर रहा है, तो यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम वही होगा, ठीक है। लेटेस्ट फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी इज द लेट इवेंट ऑफ द टाइम इज द नोड टू इंटर। जो नोड यहाँ पे इंटर कर रहा है तो यहाँ पे LST क्या हो जाएगा? लेटेस्ट फिनिश टाइम। जो नोड है दूसरे नोड पे जो इंटर कर रहा है, लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज इट्स लेटेस्ट फिनिश्ड माइनस इट्स ड्यूरेशन को माइनस कर देंगे। अगर लेटेस्ट LST अगर हमें निकालना है, LST में से हमने बताया था हम बैकवर्ड चलेंगे। LST के लिए जब हम बैकवर्ड चलेंगे, इसका जो ड्यूरेशन LST लेटेस्ट फिनिश्ड माइनस इट्स ड्यूरेशन। लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना होगा उसका? LFT कितना है? माइनस ड्यूरेशन से यहाँ पे जो भी एक्टिविटी का ड्यूरेशन दिया होगा उसको हम क्या करेंगे? ड्यूरेशन से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली 4 तरह के टाइम्स होते हैं। पहला कौन सा टाइम होता है? एक होता है लेटेस्ट अर्ली स्टार्ट टाइम्स, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। एक होता है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और दूसरा होता है लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। 4 तरह के हमारे पास क्या होते हैं? टाइम होते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 का होगा, डी इज़ द राइट आंसर होगा। सारे सही हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं 58, इफ़ एन एक्टिविटी हैज ऑप्टिमिस्टिक टाइम मोस्ट लाइकली पेसिमिस्टिक टाइम 2, 4 एंड 9 रिस्पेक्टिवली, देन द एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है, TE निकालना है हमें, TE एंड वेरिएंस निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? TE का तो हमें फार्मूला तो मालूम है, ठीक है। TE का क्या फार्मूला होता है? T0 + 4TM प्लस क्या होता है? TP डिवाइडेड बाई 6। अब हम क्या करेंगे? सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 2 + 4 × 4 + 9 डिवाइडेड बाई 6, ये क्या आ जाएगा निकल के? 4.5। अब हम यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? 4.5 आ रहा है। टी की वैल्यू, ये दोनों तो ऑप्शन गलत हैं, इन दोनों में से ही सही होगा। अब हम वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस निकालने का हमारे पास जो फार्मूला है क्या है? TP - T0/6, ठीक है। तो ये निकल के जो आ जाएगा, TP की वैल्यू कितनी है हमारे पास? TP की वैल्यू है हमारे पास 9 - 2 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना आ जाएगा? 7/6,
6, तो हमारे पास 4.5 एंड क्या आ गया 7.7/6, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा 4.5 7/6, ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। इफ एन एक्टिविटी लाइज ऑन क्रिटिकल पाथ इट्स टोटल फ्लोट, अगर कोई एक्टिविटी जो है क्रिटिकल पाथ में लाई कर रही है तो उसका टोटल फ्लोट क्या होगा, टोटल फ्लोट जो होगा उसका क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो जीरो होगा। क्रिटिकल पाथ वो एक्टिविटी होती है जिसमें जो है प्रोजेक्ट उसका क्या होता है, फ्लोट और स्लैक्स क्या होती है, उस एक्टिविटी की जीरो होती है। उस एक्टिविटी को हम डिले नहीं कर सकते। अगर उस एक्टिविटी को हमने डिले कर दिया तो हमारा जो प्रोजेक्ट का टाइम है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट के ड्यूरेशंस में प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा हम क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल दो तरह की एक्टिविटी होती हैं। क्रिटिकल एक्टिविटी होती है, एक है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, ठीक है। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी में उसमें रिलैक्स हमें मिल जाता है, ठीक है। और क्रिटिकल एक्टिविटी में हमको क्या है, रिलैक्स नहीं मिलता है। तो हमारा 60 का कौन सा ऑप्शन होगा, सी इज द राइट आंसर। ये है द प्लान्स और सिस्टमेटिक एक्शन नेसेसरी टू प्रोवाइड एनफ कॉन्फिडेंस दैट ए प्रोडक्ट और सर्विस विल सेटिस्फाइड द गिवन रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल्स बोलते हैं, ठीक है। द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम में डायरेक्ट कॉस्ट क्या हो सकती है प्रोजेक्ट की, अगर प्रोजेक्ट हमारा नॉर्मल टाइम पे जितने पे हमने डिसाइड किया था और उसी टाइम पे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है तो उसका क्या होगा, नॉर्मल टाइम उसका डायरेक्ट कॉस्ट कितना हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, या फिर तो हमारा जो प्रोजेक्ट विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल टाइम पे कंप्लीट हो रहा है तो हमारा डायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे मिनिमम ही रहेगा, ठीक है, कम से कम ही रहेगा। अगर प्रोजेक्ट थोड़ा लेट होता तो मैक्सिमम हो सकता है। तो ये अगर हमें क्या करना होता, प्रोजेक्ट को अगर हम चाहते जल्दी ख़त्म करने के लिए, थोड़ा सा टाइम से पहले ख़त्म करने के लिए, तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज की और बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती, मैन पावर, मशीनरी, इन सब की ज़रूरत पड़ती। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट उसके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो 62 का ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। स्लैक क्या है, स्लैक्स और फ्लोट दोनों एक ही चीज़ है। डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट अलाउबल टाइम्स एंड अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो 64 का हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, लेटेस्ट अलाउबल टाइम माइनस अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा, लेटेस्ट अलाउबल टाइम माइनस अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। और अगर स्लैक की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये भी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, सुपर क्रिटिकल इवेंट बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल इवेंट हम बोलेंगे, ठीक है। और स्लैक की वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन 0 है तो उसको हम सब क्रिटिकल इवेंट बोलेंगे, सब क्रिटिकल इवेंट बोलेंगे, ठीक है। अगर स्लैक की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम उसको बोलेंगे क्रिटिकल इवेंट बोलेंगे, ठीक है, क्रिटिकल इवेंट। ये तीन चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे अगर एस इज लेस देन 0 है तो उसको क्या बोलेंगे, एस इज ग्रेटर देन 0, ये भी आपसे क्या करता है, क्वेश्चंस में पूछ सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं 65 क्वेश्चंस। नेगेटिव फ्लोट कैन ओकर व्हेन इट इज़, नेगेटिव फ्लोट कब ओकर कर सकता है, सब क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रिटिकल एक्टिविटी और सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी। नेगेटिव फ्लोट हमने बताया था, जो सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी में क्या होता है, फ्लोट, नेगेटिव फ्लोट क्या होता है, वहाँ पे 0 होता है। तो हमारा 65 का जो है सी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। क्रैशिंग क्या होता है, क्रैशिंग्स में हम क्या करते हैं, क्रैशिंग में हमें प्रोजेक्ट का टाइम एंड प्रोजेक्ट की कॉस्ट उसको हम क्या करते हैं, उसमें क्रैशिंग में हम प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, हम कम करते हैं, ठीक है। अब जब हम क्रैशिंग में ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट को हम कम करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी, रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाएगी, ठीक है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, मशीनरी की पावर बढ़ जाएगी। जैसे अगर साइट पर मान लीजिए 100 लेबर काम कर रहे हैं, ठीक है, टोटल 100 लोग काम कर रहे हैं, जब हमें क्रैशिंग्स कर देंगे, अगर हमें ड्यूरेशंस को कम कर देंगे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन में, तो 100 की जगह हमें कितना लगाना पड़ेगा, 150 काम करने वालों को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हमारे पास रिडक्शंस इन ड्यूरेशंस में हो जाएगा, ठीक है।
तो रिडक्शंस इन रिसोर्सेज, रिडक्शंस इन कॉस्ट, रिडक्शंस इन प्रोजेक्ट साइज। तो हमारा जो ऑप्शन होगा 60 क्या हो जाएगा, रिडक्शंस इन कॉस्ट। क्रेसिंग्स का मतलब क्या होता है, एक तो हमारे पास रिडक्शन ड्यूरेशंस में तो रिड्यूस होता ही है, ड्यूरेशंस तो कम होते ही हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट भी कभी कभी कम हो जाती है। ठीक है, तो रिडक्शंस जो हमारा ऑप्शन होगा सी इज द राइट आंसर, रिडक्शंस इन कॉस्ट होगा। रिडक्शंस इन कॉस्ट कैसे होगा, आइए देखिए रिडक्शंस इन कॉस्ट कैसे होगा, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कोई लेबर है, उससे आप क्या करवा रहे हैं, एक्सकवेशंस का काम करवा रहे हैं, गड्ढा खोदने का काम वो कर रहा है। ठीक है, गड्ढा खोदने का काम कर रहा है। वो गड्ढा कितने दिन में खोद पाएगा, मान लीजिए वो 10 दिन में गड्ढे को खोद पाएगा, और वो चार्ज कितना ले रहा है गड्ढा खोदने का, 200 रुपये ले रहा है, 200 रुपये पर डे के हिसाब से ले रहा है। ठीक है, तो वो 10 दिन में कितना ले लेगा, 2000 रुपये ले लेगा 10 दिन में। ठीक है, अगर हमने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, हमने कहा ये तो बहुत टाइम ले रहा है। ठीक है, अब हम क्या करें, मशीनरी का यूज़ करें। अगर हम मशीन ला के उसे गड्ढा खुदवा देंगे, अब क्या है, जब हमने मशीन लाया, मशीन आ गई साइड पे। ठीक है, अब मशीन जाहिर सी बात है इंसान से तो ज़्यादा काम करेगी। ठीक है, जैसे चाहे हम उससे वैसे काम ले सकते हैं, काम हमारा जल्दी होगा। तो मशीन का जो चार्ज था वहाँ पे कितना था, 400 रुपये, 400 रुपये पर डे। ठीक है, मशीन का 400 रुपये पर डे का गड्ढा खोदने का काम था। अब मशीन ने कितना काम लिया, 3 दिन। मशीन जो है सिर्फ 3 दिन में ही गड्ढा खोद के चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास 3 दिन का कितना कॉस्ट हो गया टोटल, 1200 रुपये, 1200 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब ये 10 दिन में खोदता था तो हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था और पैसे भी ज़्यादा लग रहे थे। जब हमने मशीन्स का यूज़ किया तो वहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास टाइम तो कम हो गया, टाइम भी रिड्यूस हो गया, और हमारे पैसे भी बहुत ज़्यादा कम हो गए। कितने का फ़र्क आ रहा है, देख लो, 800 रुपये का डिफरेंस आ गया। एक तो टाइम भी हमने बचा लिया अपना, और हमने पैसे भी अपने बचा लिए। ठीक है, तो क्रेसिंग्स का मेन मतलब ये होता है, थोड़ा क्या होता है, रिडक्शंस इन कॉस्ट को थोड़ा सा कम करने की बात हम करते हैं ज़्यादातर यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू रिप्रेजेंट द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ ए प्रोजेक्ट ऑन बार चार्ट। बार चार्ट में एक्टिविटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। ठीक है, और हम वाई एक्सिस पे लेते हैं क्या लेते हैं, एक्टिविटी जो हमारी चल रही होती है। एक्टिविटी को हम कैसे दर्शाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से दर्शाते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा लगने वाला समय, और ये होता है वास्तविक समय। ठीक है, 2 टाइम हम इसमें लेके चलते हैं, एक तो जो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, और एक तो जो टाइम हम मान के चलते हैं। ठीक है, इसको हम हैशिंग से दर्शाते हैं, इसको हम पूरा क्या करते हैं, ब्लैक्स कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है, आप जो है हाउ डू यू रिप्रेजेंट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ प्रोजेक्ट इन बार चार्ट में कैसे एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन से हम करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 68 कह रहा है गैंट चार्ट इज ड्राउंड्स। गैंट चार्ट को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बार चार्ट भी बोलते हैं, बार चार्ट भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट, टाइम वर्सेज एक्टिविटी में तो दिखाते हैं, टाइम वर्सेज एक्टिविटी। टाइम को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और एक्टिविटी को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो हमारा ए क्वेश्चन नंबर का 68 का ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर इज नोन एज, उसको अकाउंट स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट के किस नाम से हम जानते हैं, उसको हम जानते हैं अकाउंट स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल जब हम पूरे साल के एंड में जब हम उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे, रिसीप्ट देंगे एक्सपेंडिचर का, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, उसको हम जानते हैं बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द 3 फेज इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट। 3 फेज क्या क्या होता है, एक तो होता है, पहला होता है क्या होता है, प्लानिंग होता है। पहले आप जो प्रोजेक्ट की क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। ठीक है, प्लानिंग में क्या क्या सोचेंगे आप प्रोजेक्ट में मटेरियल कहाँ से आएगा, रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है,
और कौन इसको बनाएगा, कॉन्ट्रैक्टर को नहीं, ये सब इसमें प्लानिंग में आ जाता है, ठीक है। और शेड्यूलिंग में फिर अब काम कैसे कराना है, शेड्यूल की हर एक्टिविटी को कितना कितना काम कितने कितने डेज के लिए देना है, फिर उसको क्या करना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, उसको हम साइड पे कैसे कंट्रोल कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग, 3 चीज़ें होती हैं। तो हमारा 71 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीकनेस ऑफ ए बार चार्ट। बार चार्ट का वीकनेस क्या है, ये है इंटरडिपेंडेंसी। जो एक्टिविटी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक। इंटर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंट होता है। या प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के बारे में नहीं पता चलता। और अनसर्टेनिटीज भी बहुत होती हैं इसमें बार चार्ट में, ठीक है। और डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या है, तीनों ऑप्शन जो है हमारे सही होंगे। और बार चार्ट में की एक खास बात है इसमें कि हम सब एक्टिविटी को हम नहीं दिखाते थे, ठीक है। सब एक्टिविटी, सिर्फ मेन एक्टिविटी को हम इसमें दिखाते हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट का भी इसमें नहीं पता चलता, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन का भी नहीं पता चलता, ठीक है। और इसमें अनिश्चितताएँ बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा, फ्री फ्लोट इज मेनली यूज्ड टू। फ्री फ्लोट हम कहाँ पे, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच कैन बी डिलेड विदाउट इफेक्टिंग द टोटल फ्लोट ऑफ द प्रीसीडिंग एक्टिविटी। आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज विच कैन बी डिलेड विदाउट इफेक्टिंग द टोटल फ्लोट सक्सीडिंग एक्टिविटी। आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच कैन बी डिलेड विदाउट इफेक्टिंग द फ्लोट आइदर प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग, तो दोनों एक्टिविटी है। आइडेंटिफाई द एक्टिविटी, उस एक्टिविटी को हम आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें टोटल फ्लोट पर कोई इफेक्ट ना करे, टोटल फ्लोट में कोई फर्क ना पड़े, विदाउट द प्रीसीडिंग पहले वाली एक्टिविटी एंड सक्सीडिंग बाद वाली एक्टिविटीज में हम दोनों एक्टिविटीज़ को लेके चलते हैं, ठीक है। डी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, डी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। रिसोर्सेज स्मूथिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो रिसोर्सेज स्मूथिंग का मतलब होता है हमारा क्या है, पहला ऑप्शन, एंड ऑप्टिमाइजेशंस एंड इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेज एंड एडजस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन रिसोर्सेज, ठीक है, ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिसोर्सेज। तो हमारा जो 75 का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ये हो जाएगा हमारा बी इज द राइट, एंड एडजस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज विद आउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। इसमें क्या करते हैं, रिसोर्सेज जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं उसमें हम थोड़ा सा क्या करते हैं, एडजस्टमेंट का काम करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज स्मूथिंग के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो हमारा 75 का कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज़ द राइट आंसर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डमी एक्टिविटी। इसमें से क्या बताना है, डमी एक्टिविटी कौन सी है। पहला क्या होता है, अवेटिंग द अराइवल ऑफ कॉन्क्रीट मटेरियल, या साइट पे काम चल रहा है तो वो कॉन्क्रीट मटेरियल का क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, ये है डमी एक्टिविटी। एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन की खुदाई हो रही है। लेइंग ऑफ द फाउंडेशन कॉन्क्रीट, या क्यूरिंग द फाउंडेशन कॉन्क्रीट में क्या हो रहा है, क्यूरिंग हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे डमी एक्टिविटीज़ कौन सा होगा, यहाँ पे डमी एक्टिविटीज़ जो हो जाएगा ये एवेटिंग द अराइवल ऑफ कॉन्क्रीट मटेरियल, क्योंकि डमी एक्टिविटी में कोई टाइम्स और कोई रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ वेट कर रहा है मटेरियल्स का। मटेरियल अभी कहाँ, मटेरियल तो बाहर से आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 78 का क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ जॉब लेआउट। जॉब लेआउट का क्या पर्पज़ होता है, साइट पे जो जॉब लेआउट बनाते हैं, जॉब लेआउट में क्या होता है, कौन सा काम कैसे चल रहा है, कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, जॉब पूरी हर एक एक्टिविटी की हम उसमें डिटेल देते हैं, ठीक है। तो जॉब लेआउट में क्या होता है, टू प्रोवाइड मोर इकोनॉमिकल मेथड्स ऑफ वर्किंग, शॉर्टर्स लीड ऑफ मटेरियल, रिडक्शन इन कंप्लीशन, या साइट पे मटेरियल्स कम है इसके बारे में बताता है, और रिडक्शन इन कंप्लीशन, या फिर जो हमारा प्रोजेक्ट का टाइम है वो जल्दी कंप्लीट होगा या लेट कंप्लीट होगा, ये इससे भी ये पता चलता है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, 79 का डी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following are the significant achievement of Taylor towards scientific management approach? Work study intensive scheme, standardization of tool and equipment, और workman and working condition। तो हमारा 80 का कौन सा हो जाएगा,
सी इज़ द राइट आंसर होगा। जो हमारे टेलर टूवर्ड्स साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच था, टेलर ने एक अप्रोच दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसमें क्या था, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल, जो जो साइट पे जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं उसका क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। एंड इक्विपमेंट और वर्कमैन एंड वर्किंग कंडीशन, सबका क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, काम करने का तरीका भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातें हमें इसमें पता होनी चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ शेड्यूलिंग्स, मेथड ऑफ शेड्यूलिंग्स का क्या है। तो यहाँ पे हमारा बार चार्ट को हम गैंट चार्ट भी बोलते हैं, कभी कभी बार चार्ट इज आल्सो नोन एज, आपको ऑप्शन में आ सकता है। इसी का सुधरा हुआ रूप है माइलस्टोन चार्ट, माइलस्टोन के बाद उसका और सुधरा हुआ रूप है क्या, नेटवर्क एनालिसिस में हम और डिटेल्स में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे डी क्या है, आल है हमारे पास। तो यहाँ पे जो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग के क्या मेथड है जिसमें टाइम वगैरह, टाइम एक्टिविटी को हम दर्शाते हैं। बार चार्ट, माइलस्टोन चार्ट और सी, ये तीनों ही उसी की मेथड है किसके, शेड्यूलिंग के। तो हमारे 81 का कौन सा हो जाए, डी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज जीरो द चांस ऑफ कंप्लीशन द प्रोजेक्ट ऑफ शेड्यूल टाइम, अगर प्रोबेबिलिटी फैक्टर जीरो आ रहा है तो प्रोजेक्ट का चांस है कंप्लीट होने का कितना, 50% है, ठीक है, 50% है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब हम देखते हैं फ्लोट में भी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोट, हमने आपको बताया लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, या लेटेस्ट फिनिश टाइम, या अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, या टाइम अवेलेबल एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीशन ऑफ द एक्टिविटी। तो हमारा जो 84 का कौन सा हो जाए, डी इज़ द राइट आंसर होगा, यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंटरफेरिंग फ्लोट इज द डिफरेंस बिटवीन द, इंटरफेरिंग फ्लोट जो होता है ये डिफरेंट होता है किसके बीच का डिफरेंस होता है, ये टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट के बीच का डिफरेंस होता है। बी इज़ द हमारा राइट आंसर, टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट एंड माइनस फ्री फ्लोट, ठीक है। फ्री फ्लोट के बीच का क्या होता है, डिफरेंस होता है। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है, अभी बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा द पर्पज ऑफ डमी एक्टिविटी का क्या पर्पज होता है, टू प्रोवाइड लॉजिकल लिंक और मेंटेन द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ एक्टिविटीज, टू सोलो द करेक्ट क्रिटिकल पाथ ऑफ नेटवर्क, टू मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ नेटवर्क, टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो पर्पज ऑफ डमी एक्टिविटी का पर्पज जो होता है, क्या पर्पज होता है, टू प्रोवाइड द लॉजिकल लिंक प्रोवाइड करता है, सिर्फ मेंटेन द करेक्ट रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ द एक्टिविटीज़, ठीक है। एक्टिविटीज़ के बीच में एक करेक्ट रिलेशनशिप, सिर्फ इसके लिए हम यूज करते हैं कि लॉजिकल लिंक जो है हमें हमारा जो डायग्राम है एक थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगे, ठीक है, और एक्टिविटी के बीच में थोड़ा सा रिलेशन भी पता चले, हाँ इन दोनों एक्टिविटी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, ये सब बताता है। लेकिन उसमें कोई टाइम और कोई रिसोर्सेज की डमी एक्टिविटी को रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 86 का ए इज़ द राइट आंसर है, ठीक है।